भारत का संवैधानिक विकास है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का हल्का, है ना, क्योंकि वो सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में जल्दी जल्दी उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। भारत में जब अंग्रेज आए यहाँ पर, ठीक है, तो धीरे धीरे जानते होंगे है ना, अपना प्रभुसत्ता जो है यहाँ पर स्थापित करते गए और यहाँ पर एक क्या कंपनी के रूप में आए हैं ना, व्यापार करने के लिए उन लोग आए थे। और उन लोग जब आए उस समय 2 निर्णायक लड़ाई उन लोग जीते थे। एक तो है प्लासी का युद्ध, है ना, वर्ग 2 वाले के लिए सिलेबस में भी है ना, प्लासी का एक युद्ध हुआ था 1757 और उसके बाद एक बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, ठीक है। और दोनों युद्ध के बाद जो है बंगाल वाले क्षेत्र में अपना क्या एक तो आधिपत्य जमा लेते हैं, ठीक है। चूँकि कंपनी रहते हैं और एक कंपनी क्या है ना, धीरे धीरे जो है क्या होता है, उसके जो कर्मचारी होते हैं वो क्या मालामाल होते रहते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कर्मचारी लोग जो है धीरे धीरे तरक्की करते जाते हैं, लेकिन जो है कंपनी जो है ऋण भार में चले जाते हैं, मतलब कंपनी का जो है लाभ जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है, लेकिन जो है कर्मचारी जो है क्या होते हैं, अमीर होते जाते हैं, है ना। तो एक तरह से जैसे अब उन लोग क्या बहुत ज़्यादा पैसे से कमा के जब इंग्लैंड जाने लगे तो उनको लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के कर्मचारी अमीर हो रहे हैं और कंपनी जो है डूबते जा रही है, ठीक है। तो उसको क्या करें, उस कंपनी को जो है नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट लाए, ठीक है। उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट लाए। तो जो पहला जो एक्ट लाए थे, है ना, जो पहला जो एक्ट लाए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का। तो इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग ऐसे इस तरह से 2 भागों में पढ़ लेंगे, है ना। एक है कंपनी का शासन, ठीक है, भारत में कंपनी के शासन, इसके जो है इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जितने भी जो एक्ट आए उसको पढ़ेंगे। और एक दूसरा जो है ब्रिटिश ताज का शासन। मैं इसमें से जो भी बताऊंगा 1 लाइनर ही बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कहानी और लंबा चौड़ा नहीं, एक एक लाइन आप लिखेंगे समझ आए। ब्रिटिश ताज का शासन, ठीक। तो कंपनी के शासन के तहत पहला जो एक्ट आया था, पहला जो एक्ट है उसको बोलते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। 1773 में एक एक्ट आया था, इस एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, है ना, ऐसे लिखिए, है ना। देखिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, ऐसे मत सोचिएगा कि इसमें और है बहुत सारा चीज़, आपको काम का चीज़ ही जानना है, क्योंकि अस्पष्ट रूप से है सिलेबस में। तो 1 लाइनर लिखिएगा, अगर पूछेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था, तो सबसे पहले क्या किया, जो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको जो है क्या बनाए, गवर्नर जो है जनरल बना दिया। कहाँ का गवर्नर जनरल बना दिए, बंगाल। बंगाल का ही पहले गवर्नर पद था, ठीक है, नाम उसका बंगाल का गवर्नर था, उसको बाद में बंगाल के क्या बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिए, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर जो व्यक्ति थे, जो बंगाल के जो गवर्नर थे, इस समय की बात है, ये 1773 है ना। तो इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के गवर्नर थे। और ये जब गवर्नर जनरल, इसी को जो है क्या आपके जो नया पद जो है, जो पद रहा ये भी सेम जो है वारेन जो है हेस्टिंग्स थे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वैसे आप लिख लीजिए यहाँ पर, बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, और बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक। इस एक्ट के तहत जो है, इस एक्ट के तहत जो है ना 1774 में, इस एक्ट के तहत 1774 में
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने जो है स्थापना की एक्ट के तहत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि 1774 के तहत है ना 1773 एक्ट के तहत कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई? कलकत्ता में। कब किए? 1774। या पूछेंगे 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत? ये तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, और इसके जो है पहला जो वो बने, पहला जो न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश जो है वो थे आपका एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है इस जो सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए एलिजा एम्पे का। उसके बाद जो है और बीच में एक है लेकिन डायरेक्ट एक पढ़ते हैं 1773 के बाद। उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट ये आपका आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका 1784। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ठीक है, इसमें लिखिए आप इस एक्ट के तहत जो है ना भारत में जो है द्वैध शासन की स्थापना, भारत में जो है द्वैध शासन की शुरुआत इस एक्ट के तहत जो है द्वैध शासन की जो है शुरुआत की गई। कहाँ पर? भारत में जो। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में जो है द्वैध शासन की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में जो है कंपनी की जो क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। भारत में जो भी एरिया थे, जो कंपनी जहाँ पर जो है शासन करते थे, उस क्षेत्र को पहली बार क्या बोला गया? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश जो है अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, है ना। अभी सारे इसी का है ना, ये नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। एक तो बस लिखिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। नेक्स्ट लिखिए चार्टर अधिनियम 1813। ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आया चार्टर अधिनियम आया 1813। क्या चीज? हाँ, ये जो है ना, ये जो एक्ट है इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये सारे नहीं, इसका अभी बताया ना, ये नहीं बता रहा हूँ बोल के, है ना। इसमें जगह नहीं है तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है ना, उसी के नीचे में लिखना है सारे चीज आपको, है ना। इसके नीचे में लिखना है, एक लाइन लिखना है। फिर आपका आया 1813 में चार्टर अधिनियम 1813 जो है। ठीक, देखिए इस अधिनियम में एक बहुत खास चीज लिखी इसमें, ईसाई मिशनरियों को, है ना, इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम के तहत जो ईसाई मिशनरी है उसको भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत? 1813, है ना। आपको यहाँ पर एक टाइप पूछेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया, है ना। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने की अनुमति दी गई। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको जो है समाप्त कर दिया चीन के साथ जो है चाय के व्यापार को छोड़ दिया। चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के, चाय के व्यापार है इसको छोड़कर जो है कंपनी के जो व्यापारिक जो एकाधिकार था ना, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी कुछ खास चीजों का अपना एकाधिकार बना के रखा था, तो उस एकाधिकार को क्या कर दिए इस अधिनियम के तहत, ठीक है, 1813 के अधिनियम के तहत क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। केवल जो है चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर,
चीन के साथ जो है चाय का व्यापार का व्यापारिक अधिकार तब भी था 1813 अधिनियम के बाद, ठीक है। उसके बाद आया आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है, अब देखिए इस था ना, यहाँ पर जो है अभी जितने हम लोग देख रहे हैं 17 से ध्यान से सुनिए जो है ना, यहाँ पर जो है देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको दो चीजें अच्छे से याद रखना। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में, अब एक जो है बंगाल के जो गवर्नर है उसको क्या किए, बंगाल का क्या किए, गवर्नर जनरल बना दिए। यहाँ पर क्या करते हैं, जो 1833 के जो चार्टर अधिनियम में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, हम लोग ऐसे पद लिखेंगे, बंगाल का जो है गवर्नर जनरल, अब इसको क्या किए, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा, ठीक। बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी को क्या किए, भारत का जो है गवर्नर जनरल, ये जो है बना दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो है इतिहास के पर्पज से आपके सिलेबस में है सब, है ना, हिस्ट्री के हिसाब के आपके सारे सिलेबस में है। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल होंगे तो ये प्रथम हो जाएंगे, है ना, पद को फिर चेंज कर दिया, पूरे भारत को उनको गवर्नर जनरल बना दिया। ये कौन होंगे, विलियम बेंटिक, ठीक है। ये चारों टर्म याद रखिए। एक और आएगा वायसराय, ठीक, इसको इस रूप में भी याद रखिएगा, है ना। सती प्रथा का उन्मूलन जो है इनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ठीक। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था इनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का भारत में उन्मूलन हुआ था। खत्म कर दिए थे भारत में, उसको जो है खत्म कर दिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन, देखिए अभी जो है बंगाल का गवर्नर जो है ना, ये जो है अंतिम हो गया। ये जो है बंगाल के क्या हो जाएंगे, अंतिम गवर्नर, अंतिम जो है गवर्नर कहलाएंगे, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। अब इसको क्या किए, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया, तो ये प्रथम हो जाएंगे। अब ये प्रथम हो गए हैं और यहाँ पर इस चीज को क्या किए, फिर चेंज कर दी, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, कहाँ के, बंगाल के। अब ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रहेगा सबको, बहुत इजी है ना। ये तो बहुत लंबा 2 दिन का क्लास है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है ना। ये चार्टर अधिनियम जो है 79 के इसको कट, इसको इसमें कुछ आपके लिए मैटर नहीं है, आपके लायक मैटर नहीं है इसमें। और ये जो लास्ट बेटी सभी तक वाला नहीं समझ रहा है, क्या चीज, द्वैत शासन की शुरुआत हुई, ये जो है 1784 में, ठीक है, द्वैत शासन की शुरुआत 1784 में, ठीक है। और जो भारत में जो शासन करते थे कंपनी जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को अब क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, मतलब वो ब्रिटेन के अधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा पहली बार जो है इस एक्ट के तहत, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक। है ना, ये सारे एक लाइन में आपको लिखना है एक तरफ, है ना, इसमें बीच बीच में और एक है, लेकिन वो सारे आपके इंपॉर्टेंट के नहीं है। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन थे, ठीक है, उसके जो ब्रिटिश ताज में जब भारत शासन में था तो उस समय जो है कौन कौन से एक्ट जो है या अधिनियम जो है लाए थे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ब्रिटिश ताज का शासन, मिटा दें इसको।
सारे जो पढ़ा रहा हूँ आपको है ये संविधान का चीज़ें, लेकिन ये आपका जो है हिस्ट्री में सिलेबस में है ना। हिस्ट्री के सिलेबस में जो है वर्ग 2 वाले के लिए तो पूरा ही है, वर्ग 3 वाले के लिए भी कुछ कुछ जो 10 नंबर का जो दिया है जीएस में उसमें सारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ब्रिटिश ताज का शासन, भारत में जो है ब्रिटिश ताज का जो शासन है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। ये आपका कब से कब तक रहा? 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। 1947 में आजाद हो गए, तो ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन था 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। 1858 से पहले जस्ट क्या घटना घटित हुआ था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो है, ठीक है। तो देखिए इस 1857 की क्रांति जो है, ठीक है, जैसे ही 1857 की क्रांति को दमन किए अंग्रेज लोग, ठीक है, इस क्रांति को दमन किए, उसके बाद भारत में जो है फिर इस तरह से क्रांति जो है विस्फोट मत हो, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, एक नया जो है अधिनियम लाया, ठीक है। जो कंपनी के शासन है उसको भारत में क्या किया, पूरी तरीके से समाप्त कर दी, है ना। कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी, अब जो शासन करेंगे वो कौन करेंगे? ब्रिटिश ताज, है ना। और हम लोग सीधा क्या किए, ब्रिटिश की जो ताज है मतलब महारानी के डायरेक्ट अधीन हो गए, मतलब ब्रिटेन की जो महारानी है वो अब क्या हो गए, हमारे भी महारानी हो गए, है ना। और 1858 में एक अधिनियम लाए, ठीक है, 1858 में एक अधिनियम लाए, ठीक। इस अधिनियम का नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। अब देखिए पहला चीज यहाँ पर क्या क्या हुआ है ना, इसके सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के जो शासन है उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, ठीक है। कंपनी के शासन को इस अधिनियम की तरफ पूरी तरीके से समाप्त कर दिए, और हम लोग किसके अधीन हो गए? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए, ब्रिटिश ताज के हम लोग अधीन हो गए, ठीक है। पूरा भारत का जो शासन है किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए, ठीक है। ब्रिटिश ताज, क्राउन का मतलब होता है हिंदी में ताज, मतलब जो वहाँ राजा है या रानी है उसके अब हम लोग अधीन हो गए, कब? 1858 के अधिनियम के तहत। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो काम करता है कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इससे पहले क्या रहे होंगे, जितने भी रहे होंगे वो जो 1833 के बाद जो भी व्यक्ति रहे होंगे उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। तो इस पद को भी चेंज करके क्या कर दिए, भारत का वायसराय कर दिया, ठीक है। भारत का वायसराय करके नया पद दे दिया, ठीक है। भारत का क्या कर दिया, वायसराय करके दे दी गया एक नया पद। और ये जो है आपका इस समय था लॉर्ड कैनिंग, इसको याद रखिएगा अच्छे से कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी को क्या किए, वायसराय बना दिए। लॉर्ड कैनिंग अब क्या हो गए, भारत का वायसराय बन गए। तो अब ये क्या कहलाएंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ये क्या कहलाएंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आप लोग एक साथ सबको लिखेंगे, ठीक है, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। तो ये 1858 के अधिनियम एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिए और ब्रिटिश क्राउन के हम लोग क्या हो गए, अधीन हो गए। फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी फास्ट ही पढ़ाना है ना, जल्दी एकदम। अब देखिए एक तो इसमें और जो है महत्वपूर्ण चीजें इस अधिनियम में, एक तो आयोग बनाए, ठीक है, एक आयोग बनाए, उस आयोग का नाम है पील आयोग, ठीक है। इन्होंने एक आयोग का गठन किया 1858 के इस अधिनियम के तहत एक आयोग बनाए, और इस आयोग का नाम था पील आयोग। और पील आयोग का जो संबंध था वो सेना के पुनर्गठन से था, सेना के पुनर्गठन से, ठीक है, सेना के पुनर्गठन से, ठीक है, सेना के पुनर्गठन। पील आयोग का जो संबंध था वो सेना के पुनर्गठन से था, ठीक। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम,
1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, इसमें और एक लिख लीजिए, एक नया पद जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, समझ रहे हैं ना सब, कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर। देखिए, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, कहाँ पर बैठती थी, ब्रिटेन में, ठीक है, लंदन में बैठती थी, है ना, उनका कैपिटल में वहाँ रहती थी ब्रिटेन की जो महारानी है, ठीक है, उनको सलाह मशवरा देने के लिए भारत में जो है, ठीक है, भारत में जो है शासन करने के लिए या भारत के पूरे भारत के क्षेत्र को देखने के लिए एक व्यक्ति बैठा के रखे थे, और जो क्राउन के अधीन जो व्यक्ति रहते थे, जो ताज के अधीन जो व्यक्ति रहते थे, उनको क्या बोलते थे, वायसराय बोलते थे। वायसराय कहाँ पर बैठता था, भारत में बैठता था, और कौन व्यक्ति था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम व्यक्ति था। लेकिन जो ये वायसराय अब किसको देगा सूचना, जो है डायरेक्ट महारानी को तो फोन करके सूचना नहीं देगा, किसी व्यक्ति को देगा, है ना। तो वहां पर एक नया पद सृजन किया गया जिसको भारत सचिव पद कहा गया। भारत सचिव का एक नया पद जो है वहां पर क्या सृजन किया। ये कहाँ बैठता था, भारत सचिव ब्रिटेन में बैठता। तो वायसराय अब किसको सूचना देगा, भारत सचिव को देगा, और भारत सचिव जो है अपना क्राउन को देगा। समझ गए सिस्टम को। जो महारानी थी उसके जो है अधीन में भारत सचिव, भारत सचिव के अधीन में कौन रहेंगे, वायसराय। उसके बाद 1861 के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इसमें लिख लीजिए, एक दो पॉइंट को लिख लीजिए डायरेक्ट जो है, इसमें लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार जो है भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जो है कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जो है कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। वायसराय को एक महत्वपूर्ण दूसरा चीज लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहले बार जो है भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई, है ना। कैबिनेट जो सिस्टम की शुरुआत आपको 1861 के अधिनियम में देखने को मिलता है। उसके बाद इस अधिनियम में जो वायसराय है, ठीक है, जो वायसराय है, ठीक है, जो कि उस समय भारत के वायसराय रहे होंगे 1861 में, उनको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये महत्वपूर्ण आपका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत जो है किस अधिनियम के तहत हुई, तो ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, और किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी की शक्ति प्राप्त हुई है आपका 1861 के भारत शासन भारत परिषद अधिनियम से। ठीक, अभी जो है जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, है ना, जिनके सिलेबस में राष्ट्रपति है, तो ये शब्द फिर आएगा। ठीक है, ये शब्द फिर आएगा आपका अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, कितने माह प्रवर्तन में रहता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो कानून बनता है, सारी चीजें पढ़ेंगे जिनके सिलेबस में राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल शायद वर्ग 2 के सिलेबस में पूरा कंप्लीट है। तो इस अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, मतलब विशेष परिस्थिति में भारत के पूरे क्षेत्र के लिए कभी भी कुछ भी कानून बनाने की शक्ति जो है किसको मिल गई, वायसराय। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक, उसके बाद आपका जो है दूसरा एक महत्वपूर्ण आता है 1909 का, ठीक है, जो एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसको इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, ये सारे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो पारित अधिनियम है, नाम कहीं पर भारत शासन, कहीं पर भारत परिषद, जो अधिनियम जो बिल बनाए थे उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो 1909 में एक फिर अधिनियम आया जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम, और इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक, इस अधिनियम को जानते हैं मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले उस समय जो है भारत के राज्य सचिव थे, हम लोग जो पढ़े ना भारत में सचिव पद जो किया है ना, भारत राज्य सचिव बोलते थे, उनका नाम था भारत राज्य सचिव। तो मार्ले जो थे उस समय क्या थे, भारत राज्य सचिव थे। क्या थे मार्ले, भारत राज्य सचिव थे। कहाँ पर बैठते थे,
ब्रिटेन में बैठते थे और पिंटो जो है भारत के वायसराय जो भारत में बैठते थे। तो दोनों ने मिलकर एक अधिनियम बनाया, उसी को बोलते हैं मार्लोमेंटो सुधार कर। ठीक, कब लाया था ये? 1909 में। ठीक है, इस अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले जो है इस अधिनियम में क्या किए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा। ठीक, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा जो है, ठीक, मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा जो है, ठीक, इस अधिनियम के तहत कौन 1909 है ना, 5 मत लिखिएगा, ये 9 है, 1909। ठीक, भारत शासन अधिनियम, जिसको किस नाम से जानते हैं, मार्लेमेंटो, है ना, ये सब नाम जानना है आपको। मार्लेमेंटो जो है 1909 का अधिनियम को ही मार्लेमेंटो बोलते हैं। और सबसे पहले मुस्लिमों के लिए क्या किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, है ना, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। इसके लिए मुस्लिमों के लिए एक तरह से ये सोच सकते हैं कि भारत में अब इस अधिनियम के तहत जो है हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की जो है शुरुआत किए गए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1909 के इस जो है भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि बजट में बहस करने का जो है अधिकार दिया गया। पहली बार जो है बजट में बहस करने का अधिकार भारतीयों को जो है बजट में पहली बार जो है बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस कर सकते थे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है बजट पर अपना सुझाव रख सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे, कुछ उनको प्रस्ताव रखना है, वो भी जो है इस अधिनियम के तहत 1909 के अधिनियम के तहत भारतीय जो है रख सकते थे, इसका अधिकार दिया। साथ में जो है पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। लिख लीजिए इसमें, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को जो है बजट में बहस करने का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में। देखिए बहुत ज़्यादा डीप जाएगा, आप लोग ध्यान से सारे लोग लिख रहे हैं ना, 1 पॉइंट लिखना है ना, सारी चीज़ें बहुत सारे और डीप बातें हैं, लेकिन ये सारे जो है वही चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो 1909 के जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। दूसरी चीज़ है बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया, और बहस करने के साथ साथ जो वो प्रस्ताव भी ला सकते थे, उसको भी अधिकार दिया, पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, है ना, क्या कर सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया। पूछने का भी अधिकार जो है किसको दिया, भारतीयों को। ठीक है, मतलब इस अधिनियम के तहत अब जो है जैसे बजट रखे हैं तो उसमें बहस करेंगे तो जवाब देंगे, तो वो जवाब में प्रश्न भी पूछ सकते थे भारतीय जो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके यहाँ प्रश्न पूछने का भी अधिकार है ना। लेकिन कभी न कभी ऐसा भी तो अधिनियम आया होगा जिस अधिनियम में सिर्फ बजट में बहस कर सकते थे लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, ये आपका पीएससी में पूछा हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन को मिला के लंबा क्वेश्चन बनाया था। ये आपका 1909 का याद रखिएगा, पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। उससे पहले एक अधिनियम आया था जिसको बोलते हैं 1892 का अधिनियम। ठीक है, 1892 का, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में बजट के संदर्भ में सिर्फ बहस करने का अधिकार था। आप सिर्फ बहस कर सकते थे, लेकिन आप जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक, दोनों को मिला के आपको पढ़ना है कि 1892 का जो अधिनियम आया उसमें बजट के संदर्भ में सिर्फ बहस कर सकते थे, लेकिन आप पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। लेकिन 1909 का जो अधिनियम आया उसमें आपको बजट में बहस करने का, सुझाव करने का, प्रस्ताव रखने का, प्लस पूरक प्रश्न भी पूछने का आपको अधिकार मिला 1909 के अधिनियम में। धीरे धीरे ऐसे जो है संवैधानिक विकास होते गया। फिर भारत के लोगों ने क्या किया, पृथक संविधान की मांग करने लगे कि भारतीयों के लिए ये क्या होनी चाहिए, संविधान जो है होना चाहिए ऐसे वर्ग के। ठीक है, तो डायरेक्ट अब पॉइंट में पढ़ते हैं, ज़्यादा एक स्कोर नहीं देखेंगे।
ठीक, एक और लिख लीजिए 1901 का 1919 का एक्ट, एक और लिख लीजिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसमें दो चीज़ लिखिए। पहला चीज़, महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, भारत को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला 1919 के भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, भारत में पहली बार जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला 1919 के अधिनियम से। ठीक, और इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति मतलब अब जो है ऐसे सिस्टम डेवलप कर दिए कि अब जनता भी जो है वोट दे सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अब जनता भी जो है चुनाव में जो है वोट दे सकते हैं। एक लास्ट में आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसका जो अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस अधिनियम के अंदर डीप में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, अंदर में जाके ये लास्ट एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। फिर जो 1947 में भी आया था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है। तो ये सब इतिहास का ज़्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, संविधान के हिसाब से इतना जो पर्याप्त है। और भारत जो शासन अधिनियम 1935 का जो अधिकांश जो भाग है वो संविधान में, वर्तमान के संविधान में जो है समावेश है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि निम्न में से किस अधिनियम का अधिकांश भाग जो है भारतीय संविधान में जो है समाहित है, तो वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है। बहुत सारा चीज़ें को बहुत जो उतार के जो है भारत शासन अधिनियम का जो है 1935 को भारत संविधान में जगह दिया गया। ठीक, इसको एक आया था आपका 1927 में साइमन कमीशन। इतिहास में बताऊंगा सारी चीज़ें इसके बारे में। 1927 में एक कमीशन आया था जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, 1927 में एक कमीशन आया था जिसका नाम है साइमन कमीशन। जो 1919 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम को 10 साल में क्या करना था, उसको जो समीक्षा करने का है ना, उसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये कब आया? 1927 में बना था। ठीक है, साइमन जो कमीशन है, और इस कमीशन के जितने भी जो सदस्य थे, ठीक है, इस कमीशन के जितने भी जो सदस्य थे वो सारे गोरे थे, मतलब सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। तो इस कारण जो है भारत के लोगों ने इस कमीशन का क्या किया, विरोध किया। और इस कमीशन का जो नाम था, सारे लोग थे, इसी कारण इसको जो है श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस कमीशन को क्या नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर 1940 में एक प्रस्ताव लाया था जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। देखिए, भारत के लोगों ने जो है संविधान सभा की मांग करने लगे, पृथक हमारा एक संविधान होना चाहिए बोल के। एक तरह से सारे वो जो है उसी संवैधानिक विकास का चरण है। तो 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। सरकार ने जो देखिए 1940 का जो समय था, कौन सा समय रहा होगा? 1940 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही विश्व में, वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध का काल था। ठीक है, ये जो काल था, कौन सा काल था? द्वितीय विश्व युद्ध का काल था। और अंग्रेजों को भारतीयों से क्या चाहिए था? उस युद्ध में जो है सहायता चाहिए था, सहयोग चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, युद्ध के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको सहयोग देंगे, ऐसे बोला है ना। युद्ध के बाद जो एक संविधान सभा का गठन करेंगे बोले, जिसमें अधिकतर सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इसमें जो बात है इसको लिखना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखिए 1940 में जो प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, डेट याद रखिए, यहाँ से डेट क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग में पूछता है। कहानी को सिर्फ थोड़ा सुन लीजिए कि 1940 में लॉर्ड लिंकन को उस समय भारत के जो वायसराय थे, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया जिसको क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध के बाद जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतर सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इसका मतलब ये होता है
कि जब अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे तो अंग्रेज भी रहे होंगे, है ना। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, जितने भारतीय थे इस प्रस्ताव का जो है विरोध किया। ठीक है, ये प्रस्ताव जो असफल हो गया। उसके बाद हमारा एक जो है क्रिप्स मिशन आया। ठीक, क्रिप्स मिशन आया आपका 1942 में। ठीक, एक मिशन आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। एक फिर मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक है, एक फिर मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि युद्ध के प्रांत जो है, युद्ध जैसे ही समाप्त हो गया, है ना, एक फिर कमेटी बना दिया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ध्यान से सुनिएगा, फिर एक कमेटी बना दी जिसका नाम है क्रिप्स मिशन बोल दी, और जिसका कब बनाया ये 1942 में। इस कमीशन में यह कहा गया कि युद्ध के बाद जो है भारत को जो है पूर्ण गणराज्य की जो है दर्जा दिया जाएगा बोल के। तो इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि युद्ध के उपरांत क्यों, उससे पहले ही क्यों नहीं होती, जब तक आप पहले नहीं देंगे तो हम कोई सहयोग नहीं करेंगे बोले। और इसी कमीशन को जो है महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा इसको महात्मा गांधी ने? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। उत्तर दिनांकित चेक जो है, हिंदी में इसको लिखेंगे उत्तर दिनांकित चेक जो है, मतलब एक ऐसे बैंक का चेक कहा। महात्मा गांधी ने जो है इस कमीशन को एक ऐसे बैंक का चेक कहा जो दिवालिया हो चुकी है। ठीक है, आप किसी ऐसे बैंक का किसी को चेक देंगे जिसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। चेक समझ रहे हैं ना? ठीक, उत्तर दिनांकित चेक जो है। उसके बाद अपना काम का शुरू होता है जो संविधान का मेन जो है, जब आपको जो है संविधान का पॉइंट आपको मिलना, कि सारे संवैधानिक विकास है आपका, किस तरह से हमारा संविधान जो है चरणबद्ध तरीका से आगे जो है बढ़ते गया। उसके बाद इस क्रिप्स मिशन के बाद देखिए, इसको बताने का कारण ये है कि आपको जो है हिस्ट्री में भी सारे सिलेबस है, संविधान में भी आपको इसको हल्का हल्का पढ़ना है ना। हिस्ट्री में तो 100% है, आधुनिक भारत के इतिहास में, प्लस आपको जो है कभी ऐसे दे दिया, समझ गए, इस तरह से दे दिया। ठीक है, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इसको सीक्वेंस में दबाइए डेट के हिसाब से, तो आपको याद रहेगा कि साइमन 27 में आया था, 40 में आया था, 42 में आया था, ऐसे करके आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से इसको डेट कर लेंगे। ठीक, तो फिर आपका जो है एक नया जो है कमीशन आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ठीक, एक नया मिशन आता है कैबिनेट मिशन, और ये आपका आता है 1946 में। और इसके सारे सदस्यों को आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन की 3 सदस्यीय मिशन थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद थे क्रिस्टोफर क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे क्रिस्टोफर क्रिप्स जो है वो इसके सदस्य थे। ठीक, और एक आपका थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक, इसको याद रखना है ना, हर किसी को, आपको किसी भी रूप में जो है आपको यहाँ से हर चीज़ को एकदम कंठस्थ याद रखना है संविधान की भाषा में। तो फिर एक मिशन बनाया। ठीक है, भारत में संविधान सभा निर्माण करने के लिए एक मिशन बनाया गया। ठीक है, जिस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन, 1946 में आया था, जिसके जो अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस थे, हाँ, सर पैंथिक लॉरेंस, क्रिस्टोफर क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर जो है। ठीक है, कितने सदस्यीय ये मिशन है? 3 सदस्यीय मिशन है। पहला चीज याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कब बना? 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस थे, और इसके बाकी सदस्य कौन थे? क्रिस्टोफर क्रिप्स थे और जो है ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इस मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत एक सभा बनाया गया जिसका नाम है संविधान सभा। इस मिशन के तहत भारत में जो है एक सभा बनाया गया जिसका नाम है संविधान सभा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया? तो कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, और इसने जो है बताया कि इस मिशन के तहत जो संविधान सभा गठन किया गया, इसने बताया
कि इसमें जो है कुल 389 सदस्य रहेंगे जो भारत का संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस मिशन ने बताया, इस मिशन के तहत जो संविधान सभा गठन किया उन्होंने बताया कि 389 सदस्य रहेंगे। इन्होंने एक सुझाव दिया कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्य फिट हो रहा था, तो इसीलिए 389 रखा। ये चाहते तो 400 भी रख सकते थे, 300 भी रख सकते थे, 389 एग्जैक्ट क्यों रखा? ये जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है 389 सदस्य रखा गया। यहाँ का थोड़ा सा विभाजन को देख लीजिए कि ये किस तरह से इसका जो सदस्य आए थे। तो एक था आपका आया था ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, ब्रिटिश जो है प्रांत से सदस्य आए थे, और उसके बाद यहाँ पर आए थे देशी रियासत से। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से कुछ सदस्य आए थे और कुछ आए थे आपका जो है देशी रियासत से। ठीक, ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ जो है एक और था इसी में चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ जो है कमिश्नरी प्रांत। ठीक, चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये आपका जो कुल जो सदस्य था 292 सदस्य आपका आए थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य आए थे कमिश्नरी प्रांत से, और लगभग जो है 93 सदस्य आए थे देशी रियासत। ठीक, जो संविधान सभा का जो गठन किए थे 389 सदस्य, उसने बताया कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य रहेंगे। जो 4 उस समय के जो कमिश्नरी प्रांत थे, ठीक है, 4 कमिश्नरी प्रांत थे, वहाँ से कितने सदस्य रहेंगे? 4 सदस्य रहेंगे। और इन क्षेत्र के जितने भी जो सदस्य आएंगे उनका निर्वाचन होगा बोले, उनका निर्वाचन होगा, चुन कर आएंगे बोले। और कैसा निर्वाचन होगा बोले? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष। ये जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे, इनके जो सदस्य है वो चुनाव जीत कर आएंगे। ठीक है, और वो चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर जाना था, तो उसका जो चुनाव होगा। और जितने भी जो देशी रियासत के राजा थे वहाँ से जो लोग आएंगे वो कैसे आएंगे? मनोनीत होकर आएंगे। क्या होंगे? मनोनीत होकर। ठीक, एक तो जनरल आंकड़ा है, आपको ऐसे जानना है। ठीक है, एक बार करेंगे तो याद हो जाएगा। टोटल जो है अगर दोनों को मिला के पूछेंगे ब्रिटिश भारत से कितने थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत से कितने थे तो 296 हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश भारत से कितने थे तो कितने हो गए? 296 हो जाएंगे, है ना। और अलग अलग बारेंगे तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है 292 और हो जाएगा। ठीक, मिटा दो इसको। अब देखिए संविधान सभा का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद जो है संविधान सभा का पहला जो है बैठक होता है। ठीक है, कब होता है ये जो है संविधान सभा का जो पहला बैठक है, संविधान सभा की पहले बैठक जो है, ठीक, ये आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला बैठक है ये आपको होता है 9 दिसंबर 1946 को। और जितने भी सदस्य आते हैं उस सदस्य को सदस्यता दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं ना। तो वहाँ पर एक तो क्या कि अस्थायी अध्यक्ष चुने। ठीक है, अब जो सभा होगा उसका जो कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहला बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए, उस समय के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपके जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा में, है ना। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर संविधान सभा की एक बैठक है जिसको है 11 दिसंबर 1946। और इस बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा के पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सीक्वेंस लिखना है, मैं इधर उधर किया हूँ लेकिन आप अपने कानून में जो है सीक्वेंस लिखते जाइएगा। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन के आते हैं। फिर एक और बैठक का आयोजन होता है, नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा डेट को। 13 दिसंबर 1946 को इस बैठक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव लाता है। ठीक है, कौन लाता है उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि जो हम लोग संविधान सभा का गठन किए हैं, उस गठन का उद्देश्य क्या है, क्या हम लोग मकसद लेकर हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उस उद्देश्य को बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लाता है इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा बनता है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये बाद में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो है प्रस्तावना का हिस्सा बनता है। ठीक, ये कब बनता है? 22 जनवरी 1947। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प, एक प्रस्ताव लाया, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया कि हम लोग जो संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और ये कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा डेट को कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब अपनाया गया या भारत संविधान में कब शामिल किया है, तो 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में प्रिम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं या उसी को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलना। ठीक है, ये आपका एक तरह से संविधान का काम जो है चलने लगता है। ठीक है, संविधान सभा में कई बैठकों का चरण चलता है और चरण चलने के बाद अंत में जो है इसको जो है 22 जो है नवंबर, ठीक है, लिखे जो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं संविधान को 26 नवंबर 1949 को। देखे होंगे, अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़े होंगे तो इस प्रस्तावना में जो है ये डेट मिलेगा। कौन सा डेट मिलेगा? 26 नवंबर 1949 का डेट मिलता है ना। 3 मार्च 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं बोल के, और बाद में इसको जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या कर देते हैं? पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे और बातें हैं लेकिन उन बातों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ काम की बातें उसी को पढ़ लेते हैं। इस संविधान के निर्माण में जो सबसे जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उनकी भूमिका को कहाँ से चुनाव जीत कर आए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपको पूरा पढ़ना है, तो संविधान में भी पढ़ना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से आए? जीवनी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो जीवनी को नहीं देखेंगे, इस संविधान में उनकी भूमिका को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, ठीक, कोई इनकी किताब के नाम जान सकते हैं? क्या तो भीमराव अम्बेडकर के कोई किताब के नाम किसी को मालूम है? इनके कोई संगठन मालूम है? एक इनका संगठन था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके है, ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। और इनकी जो किताब है, एक किताब का नाम है हिंदू धर्म की पहेलियाँ, रिडल्स ऑफ हिंदू धर्म करके, और एक है थॉट्स ऑन द पाकिस्तान। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्वेश्चन अगर पूछते हैं तब की बात है। ठीक है, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, जब संविधान सभा में सदस्य चुनकर आए थे, पहली बार वो जब सदस्य चुनकर आए, तो वो जो है पश्चिम बंगाल के जो सीट थे जिसका नाम थे जयसूर कुल्ला करके। ठीक है, पश्चिम बंगाल के एक सीट थी, ठीक है, उस सीट का नाम था जयसूर कुल्ला। जयसूर कुल्ला करके एक जगह है, ये जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ से वो जो है संविधान सभा के सदस्य बन के आए मुस्लिम लीग के टिकट से। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से जो है ये संविधान सभा के सदस्य बनकर आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सी जगह से आए? जयसूर कुल्ला करके जगह से। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है
आपका जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के साथ ही साथ जो है ये जैसुलपुल्ला वाला जगह जो है कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो चूँकि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है ये फिर अब वो सदस्य नहीं रहते संविधान सभा का, तो उनको जो है संविधान सभा का फिर सदस्य बनाना था, कहीं न कहीं से तो संविधान सभा का फिर सदस्य बनाना था। तो बाद में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बम्बई से जो है कहाँ से चुनकर आते हैं, बम्बई से फिर संविधान सभा का सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक, बम्बई से। तो संविधान सभा के कहाँ से सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, बम्बई से। ठीक, याद रखिएगा इसको, बम्बई से जो चुन के आते हैं। उनकी बहुत सारी कहानी है, कहानी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो भारत का जो संविधान जो है कितने वर्ष में बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारत संविधान निर्माण में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीका से जो है संविधान को लागू कर दिए। 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किए, आंशिक रूप से लागू किए। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो है कौन सा डेट मिलेगा आपको, 26 नवंबर 1949 का आपको डेट मिलेगा प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को ऐसे करके जो लिखा हुआ है वो जो प्रस्तावना है उसी को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। वो प्रस्तावना कहाँ से लिए हम लोग, कब लिए, वो प्रस्तावना को कहाँ से लिए थे, वो लिए 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे उसी को बाद में 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में जगह दिया। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना वाला क्षेत्र है भारत का जो है दर्शन वाला, जो संविधान का पूरा दर्शन वाला पार्ट बोलते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि संविधान किसी को समझ नहीं आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है, कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे शब्द आ जाते हैं या ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाते कि कैसे इस केस को सुलझाया जाए, तो जो वकील है उस प्रस्तावना को बार बार पढ़ते हैं। देखिए है 4-5 लाइन है ना, लेकिन पूरा उसमें संविधान का सार लिखा हुआ है कि वो संविधान में बोलना क्या चाह रहे हैं, देना क्या चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको प्रस्तावना में मिलेंगे। इसीलिए भारत के जो संविधान का जो पूरे दर्शन और निचोड़ कहाँ पर मिलेंगे आपको, प्रस्तावना में। ठीक, स्रोत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, संविधान की विशेषता पढ़ते हैं। ठीक है, स्रोत नहीं पढ़ेंगे, संविधान के जो स्रोत है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, स्रोत का मतलब ये है कि हम लोग संविधान को कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेते गए, तो अभी कुछ कुछ आते गए। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, आज नहीं लिखी, मैं भूल गया था, मूल कर्तव्य पढ़े थे, है ना। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, पूर्व सोवियत संघ से। उसको लिख लीजिए आप लोग, कल अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखे होंगे। तो मूल कर्तव्य का जो विषय है उसको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। प्रस्तावना को देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये छूट जाएगा। विशेषता पढ़ेंगे फिर सीधा मूल अधिकार आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए ये जो प्रस्तावना है इसी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जो है प्रीम्बस बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट तो आपको वही रहेगा कि 13 दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही जो है प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी को जो है कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी
1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है, अब इसमें एक तो जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती हैं, अगर थोड़ा सा आपको जो है व्यापम के हिसाब से और अगर डीप में चला जाता है तो एक यहाँ पर एक तो शब्द आता है कि जो प्रस्तावना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलते जुड़ते हुए आएंगे। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं। ठीक, यहाँ पर एक शब्द आता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को जो है दो प्रकार के मामले मिलते हैं। एक तो बोलते हैं बेरुबाड़ी संघ मामला और दूसरा आपका आता है केशवानंद भारती मामला। ठीक, तो संविधान का भाग है कि नहीं, जो प्रस्तावना जो लिखा हुआ है पहला पेज, जैसे ही संविधान के कवर को हटाएंगे तो आपको प्रस्तावना लिखा हुआ दिख जाएगा, प्रिम्बल लिख जाएगा, प्रस्तावना या उद्देशिका लिखा होगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहने लगे कि यह जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये संविधान का भाग नहीं है, समझ रहे हैं बात, देखो अगर ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं करते, क्योंकि हम लोग संशोधन किसमें करना है, संविधान में संशोधन करना है, और जब भाग ही नहीं तो संशोधन नहीं कर सकते। एक बोलता है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये संविधान का जो है अभिन्न अंग है और चूंकि अंग है तो इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो जो बेरुबाड़ी संघ मामला जो आया था 1960 में, यह बोलता है कि प्रस्तावना जो है, ठीक है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरुबाड़ी जो संघ मामला है यह बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, बोला सिर्फ उस पर में चिपका दिए हैं, बल्कि इसका संविधान से कोई मतलब नहीं। ये बोलता है आपका बेरुबाड़ी संघ मामला है 1960 में, यह बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चूंकि भाग नहीं है इस कारण अनुच्छेद 368 के तहत इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते, बोलता है। कौन बोलता है? बेरुबाड़ी संघ मामला। ठीक है, बाद में एक और वाद आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में आता है, और यह बोलता है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो संविधान का अभिन्न अंग है, बोलता है संविधान का अभिन्न अंग है या उसका भाग है, बोलता है आपका केशवानंद भारती। चूंकि संविधान का ये भाग है बोल रहा है प्रस्तावना, तो इस कारण इसमें जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या संशोधनीय है, ऐसा कहता है आपका केशवानंद भारती वाद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको जो है करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं संविधान में पूछता है तो इसको पूछ सकता है आपको, इसलिए पूछ सकता है कि इसी साल जो है इनकी जो है मृत्यु हुई 2022 में, इसके केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती मठाधीश थे, इनकी मृत्यु भी हाल में है ना, 1 साल के अंदर में। तो आपको कभी अगर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, बोलता है। कौन बोलता है? केशवानंद भारती। चूंकि अभिन्न अंग है तो इसमें संशोधन आप कर सकते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोल रहा है, ये बोल रहा है केशवानंद भारती, आपको इसको वो याद रखना है। ठीक है, केशवानंद भारती 1973 में बाद आया था। ठीक है, और इस केस को ये जीता था 7-6 के जज से। अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ये, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो बेंच है 7-6 13 जज है ना, 13 जजों की सबसे बड़ी जज है ये आपका केशवानंद भारती जो वाद है। 7-6 से केस जीता था केशवानंद भारती है। ये बोलता है कि इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, चूंकि उसका अंग है इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकते हैं, यह संशोधनी बोल रहे हैं। लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन ऐसा संशोधन जो है मूल ढांचा से संबंधित नहीं होना चाहिए। आप जो है मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप संविधान में पूरा संशोधन कर सकते हैं, आप संविधान के प्रस्तावना भी उसका, आप प्रस्तावना में भी जो चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो मूल ढांचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल ढांचा। इस शब्द को याद रखिएगा, मूल ढांचा। मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन आएगा बताता हूँ। नहीं कर सकते,
ठीक है, आप जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकते हैं। एक तरह से ये समझिए कि इस घर में हमको रिकंस्ट्रक्शन करना है, इस रूम में, तो आप इसके पंखा को निकालिए, छत को निकालिए, जो भी निकालना है, लेकिन इसका नींव को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा मकान। तो उसी तरह आप संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचा में आप किसी प्रकार के आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मूल ढांचा का जो वाद है किससे आया, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा, मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो शब्द आया वो किससे आया, केशवानंद भारती वाद से। ये आपको याद रखना। ठीक, है ना। तो केशवानंद भारती 1973 7/6 की बड़ी बेंच प्रस्तावना संविधान का भाग अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनी है, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते। सारी चीज दे दिया, अब जब सारी चीज दे दिया तब उसमें संशोधन भी होगा कि नहीं। इसमें पहला संशोधन होता है, किसमें पहला संशोधन होता है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन हुआ है, एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ, जिसका नाम कल ही हम लोग 42वां संविधान संशोधन पढ़े हैं। ठीक है, कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो ये बताया कि 42वां संविधान संशोधन में बोले कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। एक संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें संशोधन किया गया प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया, इसमें कुछ शब्द जोड़े। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। ये शब्द आपका जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें जो शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक नया शब्द जोड़ा गया, अखंडता। भारत की एकता है, उसको भारत की एकता और अखंडता करके भारत की एकता पहले से उसमें। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये तीनों याद रखना है। 1942 में, सॉरी 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, या भारत की एकता और अखंडता करके भी दे सकता है, लेकिन अखंडता शब्द, भारत की एकता पहले से था उसमें। तो ये शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में। ठीक, लास्ट में जो है मैं 2-3 संविधान संशोधन मैं आपको बताऊंगा। एक 42वां है, 44वां है, और बाकी लेटेस्ट जो संविधान है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक 61वां संविधान संशोधन है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है। किसी को मालूम है इसके बारे में, 61वां संविधान ये जो है आपको 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और जो मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से कितना कर दिए, 18 वर्ष कर दिए। ठीक है, इनके कार्यकाल में होता है राजीव गांधी। ठीक है, तीनों याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से कर दिए 18 वर्ष। वैसे फिर 100वां, 101वां, 2वां, 3वां, 4वां, 5वां, 6वां जो है उसको पढ़ेंगे, 42वां, 44वां, और फिर उसके बाद एक ये है आपका इम्पोर्टेंट, उसके बाद लेटेस्ट हो जाएगा। विशेषता आप लोग पढ़ लेंगे कि 1-1 लाइन बता दो उसमें, एक लाइन उसमें लिखाना है, कि आप लोग पढ़ लोगे अपने से, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। चलिए 1 लाइनर पढ़ते हैं। मेन जो विशेषता है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत सारी विशेषता है ना, तो उसके जो प्रमुख विशेषता है उस विशेषता को पढ़ लेंगे। ये एक तो विशेषता है ना, वयस्क मताधिकार भी एक तो विशेषता है, क्योंकि अब पढ़ ली, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, हिंदी स्टार्ट करना है क्या, आज ही से करें या कल से? बहुमत से होगा जो भी होगा। ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या आज मैं पूरे रात भर ड्यूटी करके आया।
ठीक है, मैं जितना टाइम तक खड़े हो सकता हूँ आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुत सारा आपको याद होगा, है ना, बार बार बोलते हुए होंगे। भारत संविधान की जो सबसे पहला विशेषता है जो सबको भी याद होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यहाँ पर हम लोग को अमेरिका का संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे मीडियम संविधान, ये सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब संविधान का ऐसे शब्द लिखा गया लिखित है, तो संविधान लिखित रूप में भी होते हैं, है ना। संविधान जो है, तो संविधान आपको दो तरीका से मिलते हैं, एक आपको लिखित रूप में मिलते हैं, ठीक, और दूसरा जो है क्या मिलते हैं, अलिखित रूप में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, लिखित का मतलब क्या है, लिखित का मतलब क्या है, लिखित का मतलब ये है कि एक लिखित संविधान आपको कहाँ पर मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, और अलिखित संविधान आपको मिलते हैं ब्रिटेन। तो क्या ब्रिटेन के संविधान लिखे हुए नहीं हैं, लिखे हुए, ठीक है, वहाँ के संविधान भी लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ नियम तो लिखा होगा कहीं पर। लेकिन हमने जो है, हम इस संविधान को लिखित संविधान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हमने संविधान सभा बाकायदा गठन किया था और बैठ के वहाँ लिखे, हम लोग पढ़े, बहुत से देशों के संविधान को पढ़े और पढ़ने के बाद उसको अध्ययन किया और उसको बैठ के जो है लिखते गए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के संविधान को लिखित संविधान। इनके यहाँ परंपरा था, बहुत पहले पुराने जमाने से परंपरा चले आ रहे हैं, किसी ने चोरी किया फांसी दे दो, तो उसको हम लोग लिखते गए धीरे धीरे। लेकिन हमने बाकायदा इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बैठ के लिखे हैं, इसीलिए भारत के संविधान को लिखित संविधान बोलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। बस दो ही याद इसमें रखिए कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता, ठीक है। इसको अलग अलग शब्दों में भी दे सकता है, कठोर या अकठोर करके भी दे सकता है, लेकिन संविधान की भाषा में नम्यता नम्यता बोलिए या कठोर या अकठोर बोलिए। तो भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। भारत का संविधान जो है नम्यता और नम्यता का जो है अद्भुत मिश्रण है, अद्भुत जो है समन्वय है बोलिए, ठीक, या इसका जो मिश्रण है बोलिए। भारत का संविधान ना तो एकदम नम्य है, नम्य का मतलब क्या होता है, नाजुक, ठीक है, नम्य का मतलब होता है नाजुक। ना भारत का संविधान एकदम नाजुक है और ना ही बहुत कठोर है। इसका मतलब यह बोल रहा है संविधान की भाषा में कि नम्यता का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसको हम लोग बहुत आसानी से संशोधन कर सकते हैं, ऐसे संविधान को नम्य संविधान बोलेंगे। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो, बहुत कठोर, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो भारत का संविधान ना तो एकदम नरम है कि आप आसानी से जब चाहे तब जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं, और ना इतना ज़्यादा कठोर है कि उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। दोनों का जो है एक अद्भुत मिश्रण है। और आज भी जो है भारत का जो संविधान है वो जो है क्या संशोधन होते जा रहा है, ठीक है। आज भी उसमें देखेंगे, अभी हम लोग 106वां संविधान संशोधन में पहुँच गए हैं। तो आज भी जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट लगता है या समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, हम लोग इसमें जो है आज भी जो है परिवर्तन करते जा रहे हैं। इसीलिए जो भारत के जो संविधान को क्या बोलते हैं, जीवित आलेख बोलते हैं, जिंदा आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भारत के संविधान को? जीवित आलेख बोलते हैं। उस संविधान में संशोधन फिर बाद में पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको विशेषताएं बता रहा हूँ, बीच में बाद में फिर ये टॉपिक आएगा। तो संविधान में संशोधन किस प्रकार के होते हैं ना, एक होता है संविधान संशोधन विशेष बहुमत से, फिर साधारण बहुमत से, और फिर जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति है। तो उस चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, संसद वाले पार्ट में, ठीक है। इतना याद रखिए, नम्यता और अनम्यता का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि भारत का संविधान नम्य है, अनम्य है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेगा कि नम्य अनम्य दोनों है या फिर दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं।
उसके बाद एकात्मक और संघीय व्यवस्था, ठीक है। भारत का संविधान जो है एकात्मक और संघीय व्यवस्था, एकात्मक एवं संघीय लक्षणों से युक्त है, ठीक है। भारत का जो संविधान है एकात्मक और संघीय लक्षण। इसमें कुछ जो पॉइंट है आपको लिखना है कि एकात्मक में कौन कौन सा विषय आएगा और संघीय लक्षण में क्या क्या विषय आएगा, आपको विषय को याद रखना है, ठीक है। फिर इसका मतलब मैं समझाते जाऊंगा। एकात्मक और संघीय जो है, ठीक है, एकात्मक और संघीय है। तो संघीय के नीचे लिखे, संघ की विशेषता में लिखे शक्तियों का विभाजन, लिखते जाइए संघ के नीचे में, संघ के नीचे में लिखते जाइए उसको, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक। क्या क्या लिखें? शक्तियों का विभाजन, ठीक है। संघ में, संघ के नीचे में क्या क्या लिखे? संघ के लक्षण। भारतीय संविधान में संघ के क्या क्या लक्षण है ये आपका मिलेगा। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो जितने भी आपको बताए हम, ये सारे जो है संघ की लक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में बहुत ही बढ़िया जो है बातें जो लिखे हैं। भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, भारत जो है राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्य मिलके तो संघ बन गया है, ठीक है। बहुत सारे राज्य मिलके क्या बन गए हैं? संघ बन गए हैं। इसी को बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। और उस संघों के बीच में क्या किए? बहुत सारे राज्य हैं, कुछ शक्तियों को बांट दिए हैं, देखे होंगे ना, शक्ति को बांट दिए। कुछ शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है और कुछ शक्ति कहाँ पर है? राज्य सरकार। उसी को बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। और दूसरा बोल रहा है कि इनके बीच में है कैसे जो है शासन का संचालन करना है बोल के लिखित संविधान है ना। तो लिखित संविधान किसकी विशेषता है? संघ की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन किसकी विशेषता है? संघ की विशेषता है। लिखित संविधान किसकी विशेषता है? संघ की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता किसकी विशेषता है? संघ की विशेषता है, ठीक। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपके संघ के सारे लक्षण है, ठीक। उसके बाद जो है जो गैर संघीय लक्षण है, ठीक, गैर संघीय लक्षण है या जो है एकात्मक जो लक्षण है उसको लिखिए। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और जो है आपातकालीन जो प्रावधान है, ये जो सारे जो लक्षण है वो एकात्मक लक्षण है, ठीक है। ये जो सारे जो लक्षण है वो कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है या गैर संघीय लक्षण है। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि आप केवल भारत के नागरिक हो, ठीक है। आप केवल भारत के नागरिक हो, कभी यह नहीं बोलते कि मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ। आप केवल छत्तीसगढ़ के क्या हो? निवासी हो, यहाँ निवास करते हो छत्तीसगढ़ का, लेकिन नागरिक कहाँ के हो? भारत के हो। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ भी संघ है और वहाँ भी संघ मिलके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। यूनाइटेड मतलब संघ हो गया, स्टेट मतलब राज्य, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसको बोलते, तो भी संघ बना है। लेकिन वहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता है, मतलब जो व्यक्ति जो है वो पूरे जो है अमेरिका के भी नागरिक है और पर्टिकुलर किसी राज्य के भी वो नागरिक है, तो उसी को बोलते हैं दोहरी नागरिकता। और हमारे पास किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता किसकी लक्षण है? एकात्मकता की लक्षण है या गैर संघीय लक्षण है, ठीक। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी जो है आपके जो है गैर संघीय लक्षण है। या केंद्र द्वारा जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है, ये भी जो है गैर संघीय लक्षण है। एक तरह से जो है वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। देखते रहता है कि क्या क्या चल रहा है बोल के, जैसे उसको लगता है कि गड़बड़ चल रहा है
तुरंत सूचना देता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है, ये सारे। और उसके बाद जो है आपातकालीन प्रावधान, अगर किसी कारण जो है आपातकालीन हो जाए तो फिर राज्य नहीं सारे देश एक केंद्र के रूप में समाहित हो जाता है, बहुत सारी शक्तियाँ जो है छीन ली जाती है। फिर बहुत सारे और फिर इसमें अब जो है बस ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। बाकी मूल अधिकार का समावेश है, मौलिक कर्तव्य का समावेश है, वयस्क मताधिकार है ना, भारत एक गण राज्य है। ये सारे जो लक्षण भी जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही पढ़ोगे उसको समझ आ जाएगा। मेन ये 3 चीज़ें हैं जो आपको जानना है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, इस तरह से आपका जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये हो गया। और उसके बाद जो सिलेबस में दिया है वो दिया है आपका मूल अधिकार। ठीक, जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो है आपका मूल अधिकार। और मूल अधिकार की विशेषता, मूल अधिकार के सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना है। ठीक है, मूल अधिकार को थोड़ा डीप से भी पढ़ना है और अच्छे से इसको याद होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपका 2 ही चीज़ तो उसमें लिखा है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य करके। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य करके। तो कल मूल कर्तव्य पूरा पढ़ लिए थे, आज पढ़ते हैं मूल अधिकार। ठीक है, आगे करें और या पूरा ब्रेक? हाँ, आप लोग के अंदर जा रहे हैं ना, टावर ठीक है, सिग्नल अंदर भी जाना चाहिए, नहीं तो पढ़ते पढ़ते क्या है, मैं तो बोलते जाऊँगा, पता चल रहा है आप लोग जो है कंफ्यूज होते जाएंगे। चलिए ठीक है, 5 मिनट थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आने चाय वो पी के आ जाइए। इसका